बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले फैज़ हमीद वाला मामला जो है उसको तूल पकड़ाया जा रहा है, तो क्या इमरान खान साहब को इसमें फिक्स किया जा सकता है? कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ और ये हकायक है। देखें, इमरान खान साहब को उठाकर इस वक्त मिलिट्री कोर्ट में ले जाना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आलमी सतह पर बहुत सारी यकीन दहानियाँ करवाई हैं, और न सिर्फ गवर्नमेंट ने करवाई हैं बल्कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने भी करवाई हैं। थोड़ा सा पहले आपने सुना होगा, बरतानवी वजीर खारजा ने अपने ही एमपीज के लेटर का जवाब देते हुए कहा था कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट के अंदर नहीं भेजा जा रहा है या मिलिट्री कस्टडी में वो नहीं जा रहे, और हमने इस चीज़ के ऊपर नजर रखी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा को इन मामलों के ऊपर एतराज़ है। पाकिस्तान में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस भी चल रहा है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें और सारी दुनिया के अंदर इसके ऊपर रोला पड़ जाएगा और इतना शोर मच जाएगा कि पाकिस्तान की हुकूमत से संभाला नहीं जाएगा। लेकिन इनका पता कोई नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। जो लोगों को गोलियां मार सकते हैं अपने लोगों को, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इनसे बाईद कोई नहीं है। लेकिन अगर हकायक को आप सामने रखें तो ऐसा कर नहीं पाएंगे, तो फिर ये इतना दबाव डाला क्यों जा रहा है? दो तीन वजूहत है ना। एक तो तवज्जो हटानी है हर हाल में। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को कहा कि 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ उसके ऊपर फोकस रखो। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज करवाया जाए। दो नाम भी दिए उन्होंने, वजीर आजम का और वजीर दाखिला का। दो नाम भी दिए ना उन्होंने, और उसके अलावा मजीद लोगों के ऊपर भी ये मुकदमा दर्ज होंगे। अब बजाय इसके कि ये वाला काम किया जाए, मैं एक वीडियो देख रहा था, शेर अब्दुल मरवत माफी मांग रहे थे डीआईजी से इस्लामाबाद के। बड़ी अच्छी बात है। वो ये कह रहे थे कि सैयद ज़ादा, मैंने इसके बारे में कुछ इस तरह के जुमले बोल दिए हैं कि मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन क्या इस्लामाबाद पुलिस माफी मांगेगी जो डी चौक के अंदर मार कुटाई हुई है? यानी जिस तरह डी चौक के अंदर लोगों के ऊपर सीधी गोलियां चलाई गई हैं, क्या इस्लामाबाद पुलिस उसके ऊपर माफी मांगेगी? क्या इस्लामाबाद पुलिस इस बात पे माफी मांगेगी जो उन्होंने माओं के साथ, बहनों के साथ किया, जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, जो केपी हाउस के अंदर जाकर किया गया? यानी इखलाकियात सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखनी होती है। और बड़ी अच्छी बात है, अगर आपने किसी के बारे में बिलो द बेल्ट जाकर बात की है तो आप माजरत करें, इससे आपके ज़र्फ का पता चलता है। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस, वही डीआईजी उस वक्त खड़ा होकर कह सकता था कि हमने आपके लोगों को कत्ल किया, हमें इस बात का अफसोस है। वो ये कह सकता था कि मैं भी माफी मांगता हूं कि मैंने आपकी खवातीन के ऊपर टॉर्चर किया, बच्चों के ऊपर टॉर्चर किया, और मैंने मुंह पे काले कपड़े डाल के हजारों की तादाद में आपके कारकुनों को रुस्वा किया। लेकिन ये वन साइडेड है। देखें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके बाद ताकत है वो जो मर्जी माफी मंगवा ले, जो मर्जी कर ले। सूरत तो ऐसे ही है। अब एक्चुअली तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है 26 नवंबर से, जिससे इमरान खान साहब ने मना किया कि फोकस वहां पे रखो। अभी तक तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन लतीफ खोसा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, एक इशारा दिया। उन्होंने कहा जी कल अदालत में जा रहे हैं उनके बकौल, और अदालत में जाएंगे तो फिर चीजें सामने आएंगी। अब एक डाटा कलेक्शन तो कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। सबसे पहले अदालत की बजाय पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए था। वहां पे अदालत जाएंगे, अदालत कहेगी जी आपने कौन सी पुलिस स्टेशन में एफआईआर के लिए या अंदराजे मुकदमा के लिए आपने दरखास्त दिया, जरा वो ले आया। तो जब इनके पास नहीं होगा तो फिर दोबारा इनको चंद दिन का टाइम मिलेगा, फिर ये जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि डिले हो जाएगा जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। पाकिस्तान में अंडर मैट्रिक बच्चा भी ये जानता है कि सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में नॉर्मली ऐसे मुकदमा की एफआईआर दर्ज नहीं होती। जब वो दर्ज नहीं होती तो फिर आप दूसरे फोरम पे जाते हैं, आप अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, आप कहते हैं जी हमारा एक मुकदमा बनता है, पुलिस दर्ज नहीं कर रही, पुलिस को बुलाया जाए और बुलाकर हुक्म दिया जाए कि हमारा ये मुकदमा दर्ज किया जाए। ये है तरीकाकार। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे देख रही है ये भी पता चल जाएगा एक दो दिन के अंदर। आपको डाटा सर्कुलेट होना शुरू हो गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात का क्लेम किया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एज वेल। सेनेट में, कौमी असेंबली में वो ये कह रहे हैं कि हमारे 200 से जायद लोग लापता है जिनकी हमें तलाश है। हमें नहीं पता हमारे बंदे कहां गए, हमें नहीं पता कि वो जिंदा है या जिंदा नहीं है, हमें नहीं पता वो कभी वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन 200 से ज्यादा लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि वो लापता है। अब फैज़ हमीद वाला केस क्यों इतना उठाया जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग इसके ऊपर ज्यादा बात कर रहे हैं। यानी होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मीडिया कोई भी बात करे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जवाब देने की बजाय एक ही बात पूछे, गोली क्यों चलाई? जैसे हुकूमत के पास गुज़िश्ता 1.5 साल से अपनी हर नाकामी का एक जवाब है 9 मई। हुकूमत के पास हर बेशर्मी का एक जवाब है 9 मई। हुकूमत के पास अपनी हर नालायकी का एक जवाब है 9 मई। हर सवाल का एक जवाब है 9 मई। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी 26 नवंबर का जो कत्लेआम है, और ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, इसको कोई साजिश तो कह नहीं सकता। लिहाजा ये जो कत्लेआम है और आलमी सतह पे माना हुआ एक इंसिडेंट है जिसको पूरी दुनिया में रिपोर्ट किया गया है कि जनाब यहां पे कत्लेआम हुआ है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ के बंदे भी ट्रक की बत्ती के पीछे लग रहे हैं कि नहीं जी जनरल फैज वाला मामला ये है तो वो है, तो पूरा पूरा टॉक शो उस पर डिस्कस हो रहा है। हालांकि जो मेरा अंदाजा है वो ये है कि ये इमरान खान साहब पे प्रेशर डालने की कोशिश है, और प्रेशर को मैक्सिमम बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये जानती है कि जब जो बाइडन की हुकूमत नहीं रहेगी अमेरिका में, तो ये जो सपोर्ट उनके पास है वो चली जाएगी। जो बाइडन ने बहुत रेस्क्यू किया है इस सिस्टम को। पाकिस्तान का ये जो निजाम इस वक्त चल रहा है, जो बाइडन ने इनको बहुत रेस्क्यू किया है। जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने बड़ा सपोर्ट किया, इतनी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के बावजूद, मैंडेट भी नहीं फिर भी हुकूमत बना ली इसके बावजूद,
कोई बेतमाशी पॉलिसियां भी नहीं थी, फिर भी दुनिया से पैसा लेके दिया, सारा कुछ करके दिया उन्होंने, बहुत उन्होंने संभाला दिया इनको। लेकिन जो बाइडन अगर चले गए तो फिर क्या बनेगा इनका? तो जो बाइडन के जाने से पहले पहले इमरान खान साहब के साथ जल्द अज जल्द कोई मामला सेटल करना चाहते हैं, और सेटल करने के लिए जो है वो या तो इमरान खान साहब मान जाए, जो वो मान नहीं रहे, या फिर इमरान खान साहब पे दबाव इतना बढ़ा दिया जाए उनकी पार्टी का भी, और ये भी बताया जाए कि आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्हें खौफजदा किया जाए और इतना ज्यादा परेशान किया जाए कि एक वक्त है कि इमरान खान कहे ठीक है ये वाली चीज तो मैं मान लेता हूं, तो ऐसे कर देता हूं, फ्लेक्सिबल किया जाए इमरान खान साहब को बेहतर डील लेने के लिए, या इमरान खान के साथ बेहतर डीलिंग करने के लिए। ये एक रास्ता भी हो सकता है कि प्रेशर बढ़ाओ ताकि जो बाइडन के जाने से पहले पहले इमरान खान साहब के साथ कोई ना कोई मामला हल हो जाए। अब आप अंदाजा करें, यहां तक ये सिस्टम गिर गया है, यहां तक सिस्टम गिर गया है कि इमरान खान साहब के पहले निकाह को नहीं मानते थे, अब कह रहे जी बुशरा बीबी से तलाक ले ले। यानी फैसल वाडा ने यह मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब ने अपनी जान बचानी है तो बुशरा बीबी को तलाक दे दे। यानी हद नहीं होगी ये किस लेवल पे ये रियासत और इसका निजाम चला गया है कि घरों की तलाकों तक आ गए ये। यानी तो फप्पे कुटनी हो गई, रियासत ना हो गई कि जनाब उसका निकाह ठीक है या नहीं है, उसका निकाह जो है वो फारग कराना चाहिए, इनकी तलाक करा दो। ये क्या चल रहा है? ये तो एक फप्पे कुटन औरत वाला किरदार है जो इस वक्त रियासत अदा कर रही है, और इनकी ख्वाहिशें कैसी हैं अजीबो गरीब किस्म की, और धमकियां लगवाते हैं। यानी अभी एक बंदे ने सहमी हुई धमकी लगाई है, मैं इसको कह रहा हूं सहमी हुई धमकी, और मैं किसी वजह से कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास इसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है। धमकी ये लगाई गई है कि एक बड़े सियासी लीडर के लिए, साबिक वजीर आजम के लिए, कि इमरान खान को भी पता ही नहीं है कि उसका पाला किससे पड़ा है। लेकिन मैं जितना इमरान खान को समझता हूं ना, इमरान खान को यह पता ही नहीं करना कि उसका पाला किससे पड़ा है, उसको इस बात की परवाह ही नहीं है कि उसका पाला किससे पड़ा है, और ना वो इसके बारे में कुछ ज्यादा सोचता होगा इमरान खान। ये बात रिकॉर्ड पर है। यानी ये जो रऊनत और तकब्बुर है ना, ये इस जुमले का खालिक जो है वो ये बात अच्छी तरह जानता है, और उसको ये जरूर पता होगा कि उसका पाला इस मरतबा नवाज शरीफ से नहीं पड़ा, उसका पाला इस मरतबा जरदारी से नहीं पड़ा, उसका पाला इस दफा पड़ा है इमरान खान से, जो डिफरेंट आदमी है, आउट ऑफ द बॉक्स आता है। जिस शख्सियत के लिए दावा किया गया ना कि इमरान खान का पाला किससे पड़ा है, वो जरा इमरान खान की तरह गोलियां तो खा के दिखाए, वो इमरान खान की तरह डट कर खड़ा होकर तो दिखाए, वो इमरान खान की तरह जो है बार बार कातलाना हमले करवा कर तो दिखाए, वो इमरान खान की तरह इद्दत वाले मुकदमे का सामना करके तो दिखाए, वो इमरान खान की तरह हर हमले को बर्दाश्त करके और साबित कदम खड़ा होकर तो दिखाए। मुंह से चूं नहीं निकलेगी अगर इमरान खान जैसी जेल काटनी पड़ गई किसी को 10 दिन भी, जो इमरान खान साहब के साथ किया गया है। ये वो इमरान खान है जो एक आवाज देता है तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता है। ये वो इमरान खान है जो एक आवाज देता है तो आलमी सतह की खबरें बनती है, पूरी दुनिया के अंदर लोग एहतजाज करने निकल आते हैं। ये आलमी लेवल का ब्रांड है। तो इमरान खान को तो ये पता भी नहीं करना कि उसका पाला किससे पड़ा है, लेकिन जिसका पाला इमरान खान से पड़ा है ना, उसको अच्छी तरह पता चल गया है कि उसका पाला किससे पड़ा है। नाजरीन, खुद एहतसाबी की बात होती है तो उसमें जो है वो एक ट्वीट भी करवाया गया क्रिकेटर से, शाहिद अफरीदी से, कि जनाब इदारे के अंदर खुद एहतसाबी हो रही है, ISPR ने यह कह दिया है। तो देखिए, खुद एहतसाबी एक अच्छी चीज है, होनी चाहिए, और मैं जितना मुझे ऐसा लगता है कि यह बड़ी अच्छी चीज है कि जनरल फैज को इस बात पर सजा हो कि सियासत में तूने मुदाखलत क्यों की भाई, इख्तियारात से तजावुज क्यों किया, ताकि ये रास्ता तो खुले ना। इससे पहले जर्नैलों को गद्दारियों के ऊपर सजाएं होती रही है, बगावत के ऊपर मामला होते रहे हैं, राज बेचने के मामला हैं या कोई और चीजें हैं उन पर सजाएं होती रही, करप्शन ये चीजें हैं। लेकिन सियासत में मुदाखलत में जर्नैल फिक्स हो जाए ना तो कमाल हो जाएगा, पाकिस्तान में रास्ता खुल जाएगा। फिर उसके बाद जनरल बाजवा की बारी आएगी, फिर आज जो हो रहा है ये लोग भी, जो इससे पहले हुआ वो लोग भी, सारे इंशाल्लाह फंसेंगे और सबको जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत के अंदर गंदा किरदार क्यों अदा किया है। तो ये दरवाजा खुलना चाहिए। अब जनाब सोर्सेज से खबरें दी जा रही हैं कि फैज हमीद से 50 से ज्यादा सियासतदान राब्ते में थे, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदान थे। अब आप सिर्फ ये पता कर लेना कि दूसरी जमातों के कौन कौन से सियासतदान फैज हमीद से राब्ते में थे, तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि कौन कौन फैज हमीद से राब्ते में था, और अगर ये मामला खुले तो आपको बड़ा मजा आएगा। दूसरा, कौन से सहाफी फैज हमीद से राब्ते में थे, तो आपके दोबारा 14 तबक रोशन हो जाएंगे। यानी मैं अपनी जिंदगी में इस आदमी को मिला नहीं, अच्छा ही हुआ नहीं मिला। जब मुझे उठाकर ले गए थे ये एजेंसियां, और मुझे मार मार के यही पूछते थे कि फैज हमीद से कब मिले थे, और मैंने कहा एक दफा साबित कर दो, एक दफा मेरी मुलाकात, और टेलीफोन पे ही बात साबित कर दो। मैं इस बंदे को कभी मिला ही नहीं अपनी जिंदगी में। मेरे सोर्सेज और थे, मैं उनके जरिए से खबरें लेता था, लेकिन फैज हमीद को मैं कभी नहीं मिला। जनरल बाजवा को मिला हूं और बहुत सारे जनरल को मिला हूं, फैज हमीद को नहीं मिला, लकीली नहीं मिला। लेकिन जिन लोगों के फैज हमीद के साथ राब्ते थे ना सहाफियों में, आप जब वो लिस्ट आप पढ़ेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, और आप कहेंगे यार ये मुंह पे क्या कहते हैं, और मुलाकातें इनकी सबसे ज्यादा थी, रिकॉर्ड किस्म की। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी आने वाले वक्त में। जावेद लतीफ साहब PMLN के कई दफा मेंबर कौमी असेंबली रहे, शेखुपुरा से, नवाज शरीफ के बहुत काबिल एतमाद और करीबी साथी हैं, और PMLN के बहुत करीबी लोगों में से एक है। मरियम नवाज ने अपना एक दौर में जो प्रोफाइल पिक्चर है ना ट्विटर की, वो भी जावेद लतीफ की शक्ल लगाई हुई थी, उनका चेहरा लगाया हुआ था। तो जावेद लतीफ साहब ने पोल खोलना शुरू कर दिया,
और देखें जिन चीजों के जावेद लतीफ साहब ने पोल खोले ना, इन्हीं चीजों पे इमरान खान साहब पे हमला हुआ, इन्हीं बातों पे शहबाज गिल साहब के ऊपर अटैक हुआ और उनको गिरफ्तार किया गया और उनको टॉर्चर किया गया, उनको अगवा किया गया, उनके कपड़े उतारे गए। इन्हीं बातों के ऊपर आजम सवाती के साथ जुल्म हुआ। इन्हीं बातों की वजह से आज हजारों लोग जेलों में बंद हैं। इन्हीं बातों की वजह से पाकिस्तान में हजारों मुकदमा दर्ज हुए। इमरान खान के ऊपर 188 मुकदमा हो गए। मुझे 9 दफा गिरफ्तार किया गया इन्हीं बातों की वजह से, जो अब जावेद लतीफ साहब गवाही दे रहे हैं। देखिए हक गालिब आ जाता है, चीजें सामने आ जाती हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। हम अल्लाह का शुक्र है कि सुरखरू हो रहे हैं। जो हमने आज से 2.5 साल पहले सारी बात बताई थी वो गवाहियां खुद आ रही है। फजल रहमान गवाही दे चुके, शाहिद ककान अब्बासी गवाही दे चुके, और बहुत सारे लोग हैं PMLN के जो छोड़ गए या मौजूद हैं वो गवाहियां दे चुके। आजकल रोजाना गवाही दे रहे हैं करमानी साहब, आसिफ करमानी साहब, नवाज शरीफ साहब के सेनेटर थे, उनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं, वो गवाही दे चुके। अब एक और गवाही आई है, वो जावेद लतीफ साहब की है। जावेद लतीफ साहब ने रजीम चेंज ऑपरेशन का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, कमाल किस्म का पोस्टमार्टम किया जावेद लतीफ साहब ने किया जनाब के। उन्होंने कहा जी हमने एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर इमरान खान की हुकूमत गिराई थी, तहरीके तो एतमाद हम नहीं करना चाहते थे, हम पे जनरल बाजवा, जनरल फैज वगैरह ने दबाव डाला था और इमरान खान की हुकूमत गिरवाई गई थी। यह है सियासी मुदाखलत। इमरान खान ने अगर कोई सियासी मुदाखलत की है, सियासतदान ने सियासत ही करनी है, तो कोई हुकूमतें नहीं गिराता रहा वो जर्नैलों के साथ मिलकर। लेकिन यहां पे जर्नैलों के साथ मिलकर PMLN खुद गवाही दे रही है कि हमने हुकूमत गिराई और हम नहीं चाह रहे थे, लेकिन जर्नैलों ने हमसे अदम एतमाद करवा के हुकूमत गिरवाई। पीपल्स पार्टी के लोग भी अब इशारे देते हैं। दूसरी जानिब उन्होंने कहा जी कि हम हुकूमत बनाना भी नहीं चाहते थे, हम इलेक्शन हार गए थे 2024 के इलेक्शन में 8 फरवरी को हम हार गए थे। और हमने मियां साहब को जाके, मेरी भी मुलाकात हुई थी, मैंने जाके कहा तो ना नवाज शरीफ हुकूमत बनाना चाहता था, ना शहबाज शरीफ हुकूमत बनाना चाहता था। उन्होंने कहा जी हुकूमत बनाने नहीं चाहते थे, हमें जबरदस्ती हुकूमत बनवाई गई और वो भी एस्टेब्लिशमेंट ने बनवाई। तो देखिए वो चीजें जिनके ऊपर पाकिस्तान की रियासत मुकदमे दर्ज करती थी, लोगों को मारती थी, लोगों को दंगा करती थी, लोगों को जबरी तौर पे लापता करती थी, लोगों के कारोबार बंद करती थी, लोगों को तकलीफ देती थी, वो तमाम बातें कोई भी करता था उसको निशाने इबरत बनाया जाता था। आज वो बातें जिनसे एस्टेब्लिशमेंट ने ये काम लिया या सियासत ने जिन लोगों से ये काम लिया, वो लोग खुद गवाही दे रहे हैं। ये है जमहूरियत का हुस्न, ये होना ही था। क्योंकि पब्लिक में नहीं जा सकते ना सच बोले बगैर। झूठ बोलेंगे कवा काटेगा, झूठ बोलेंगे लोग नाराज हो जाएंगे, झूठ बोलेंगे लोग वोट नहीं डालेंगे, झूठा है, फ्रॉडिया है, तो सच तो बोलना पड़ेगा। तो अब जो है ना वो मलबा एस्टेब्लिशमेंट पे डालने का सिलसिला शुरू हो गया। थोड़े अरसे के बाद आप ये देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब और बाकी लोग भी ये मलबा आप डालना शुरू कर देंगे। आपको बड़े मजे के, अब दिलचस्प किस्म के, आपको अभी बहुत सारे मराइल से आपको गुजरना पड़ेगा। जुबैर अली खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, जर्नलिस्ट है और बड़े मेहनती जर्नलिस्ट है। उन्होंने ये कहा कि देखिए अगर खुद एहतसाबी होनी है ना इदारे में, जैसे कि शाहिद अफरीदी ने कहा था, तो फिर तो देखिए इमरान खान साहब ने भी एक FIR की दरखास्त दी हुई है, वो भी होनी चाहिए थी। फिर तो शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने भी एक FIR की दरखास्त दी हुई है, फिर तो वो भी होनी चाहिए थी FIR। तो जुबैर अली खान साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया है, बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है। इसके ऊपर एहतसाब तो फिर ऐसे होता है कि फिर साफ साफ होता है, फिर तो एहतसाब या होता है या नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि जनाब ये वाला बंदा आज इसकी शक्ल पसंद नहीं, इसका एहतसाब कर दो, ये वाला पसंद है इसका ना करो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रद्देअमल भी है फैज हमीद को चार्जशीट करने के ऊपर, जरा वो रद्देअमल में आपको पढ़ के सुनाता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने फैज हमीद के ट्रायल को फौज का अंदरूनी मामला करार देते हुए ये कहा है कि PTI का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने कहा बाकायदा चार्जशीट किए जाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह रद्देअमल है। और बैरिस्टर गौहर का मजीद ये कहना था कि फैज हमीद का केस मुकम्मल तौर पर इदारे का अंदरूनी मामला है, कोर्ट मार्शल ट्रायल का PTI के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। फर्द जुर्म किसी ट्रायल की इब्तदा होती है, वक्त बताएगा कि मुलजिम मुजरिम करार पाता है या बरी हो जाता है। कोर्ट मार्शल ट्रायल इदारे का अपना मामला है, सियासत में नहीं लाना चाहिए। इन कैमरा कार्रवाई होती है, मुलजिम के पास दिफा का हक मौजूद होता है। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पे मौक़िफ़ आया है। और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा था कि ISPR इसका नोटिस ले फौज के, बहुत सारे लोग इस मामले को सियासी प्लस माइनस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर दिफा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वज़ीर दिफा को टके का इल्म नहीं होता कि उनके महकमे में क्या चल रहा, कुछ पता नहीं होता, वो कुछ कह रहे होते हैं, मामला कहीं और जा रहा होता है। थोड़े दिन पहले वो एस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात के हवाले से कुछ अजीब बहकी बहकी बातें भी कर रहे थे। फिर अचानक से उन्होंने बुशरा बीबी के हक में बातें शुरू कर दी, फिर खिलाफ बातें शुरू कर दी। यानी ये समझ नहीं आती ख्वाजा आसिफ के पास नॉलेज क्या है। ये डे टू डे डिसाइड करते हैं कि मुझे किस रास्ते पे चलना है, आज मुझे ये चीज सूट करती है, आज मैंने ये वाला झूठ बोलना है, आज मैंने ये वाली चीज करनी है, तो वो इस तरीके से चलते हैं। नाज़रीन एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब मुज़ाकरात का ऑप्शन दिया हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राब्ता भी हुकूमत से किया है कि जी हम मुज़ाकरात करने के लिए रेडी हैं, जो भी आना चाहता है मुज़ाकरात करने के लिए करे। क्योंकि देखिए ये हुकूमत भी एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी कर रही है ना, जिससे भी बात करेंगे हुकूमत ने जाके अप्रूवल तो एस्टेब्लिशमेंट से लेनी है। वो अपने 4 चेहरे आपको दे देंगे, जनाब ये हमारे मुंह है, ये अपने सामने बैठा के आप मुज़ाकरात कर ले, पीछे हम ही है, ड्राइव हम ही कर रहे हैं।
तो एक्चुअली ये पूरी हुकूमत, ये एस्टेब्लिशमेंट की है, उन्हीं के नुमाइंदे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके साथ जो मुज़ाकरात की बात की है, तो अब मुज़ाकरात की इस बात का मीडिया में और डिफरेंट बयानों के अंदर मजाक उड़ाया जा रहा है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये हुकूमत कभी भी मुज़ाकरात करने में संजीदा नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले तो इनसे करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अब जब उन्होंने करने की बात की है तो इस हुकूमत ने साबित किया कि ये कभी भी मुज़ाकरात में संजीदा नहीं होगी। वजह यह है कि मुज़ाकरात के नतीजे में इन्हें उसूली मौक़िफ़ मानने पड़ेंगे, और जब जब ये किसी एक उसूली मौक़िफ़ को मानेंगे, इनकी ताकत कम होती चली जाएगी और अल्टीमेटली इनकी हुकूमत गिरेगी। इनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा, जिसके खतरे का इजहार मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात में राणा सनाउल्लाह साहब कर चुके हैं कि अगर इलेक्शन हो गया तो इमरान खान की 2/3 अक्सरियत होगी और फिर हम फारग हैं। कई दफा कह चुके हैं कि हमें जेलों में जाना पड़ेगा, जो जराइम हमने कर छोड़े हैं ना इस मुल्क में, हम बाहर रह ही नहीं सकते। ये हुकूमत का मानना है। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।